वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डी.एन. मजूमदार के बारे में। डी.एन. मजूमदार का कंट्रीब्यूशन इंडियन सोशियोलॉजी और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने इंडियन ट्राइब्स को, उनके कल्चर्स को, साथ ही साथ विलेज यानी कि रूरल सोसाइटी को इन डेप्थ समझने की कोशिश की थी। इनका एक अलग तरीके का मेथडोलॉजी था। आज के इस क्लास में हम डी.एन. मजूमदार का शॉर्ट एक बायोग्राफी देखेंगे, फिर इनका बुक्स के बारे में बातें करेंगे, इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है, फिर इनका मेथोडोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। जिस मेथोडोलॉजी में हम बायोमेट्रिक मेथड को कवर करने वाले हैं, उन्होंने कौन सी जगह पर इस मेथड को यूज़ किया है, ये मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। फिर देखेंगे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट, उन्होंने ट्राइबल कल्चर को किस तरीके से स्टडी किया था, कौन से वो ट्राइब्स है जिनको उन्होंने स्टडी की थी, और रूरल स्टडीज़ के बारे में उनका क्या कहना था कि किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी को यूज़ करके हम रूरल स्टडीज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। खासकर यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप अपने पसंद के हिसाब से प्लेलिस्ट चूज करके स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। डी.एन. मजूमदार एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इनका पूरा नाम है धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। इनका जन्म 1903 में पाटना में हुआ था। ये जब छोटे थे उसी वक्त से उनका कल्चर के प्रति एक इंटरेस्ट था। वो अलग अलग लोगों को समझने की कोशिश करते थे, अलग लोग, अलग कल्चर के लोग किस तरीके से रहते थे, उनके ऊपर उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा था। इस वजह से हम देखते हैं कि उनका बाद में जो झुकाव है, उनका स्टडी का मेन पर्पस बन जाता है एंथ्रोपोलॉजी। डी.एन. मजूमदार ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर डिग्री कंप्लीट की थी और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी डिग्री हासिल की थी 1935 में। उनका जो पीएचडी का थीसिस था वहाँ पर उन्होंने हो ट्राइब को स्टडी किया था। इंडिया के जो बिहार है, बिहार में जो हो ट्राइब है उनको उन्होंने स्टडी किया था। उनका जो पीएचडी का थीसिस है ये बाद में बुक के आकार में 1937 में पब्लिश हुआ था और ये इंडिया और एब्रॉड हर जगह पर ये पॉपुलर हो गया था। अब उन्होंने अपने पीएचडी के थीसिस में ये स्टडी किया था कि किस तरीके से जो इंडियन ट्राइबल पीपल या फिर इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन के द्वारा इम्पैक्ट हो रही है। ये उन्होंने साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया था, इस वजह से ये बहुत पॉपुलर भी हो गए थे। डी.एन. मजूमदार ने 1945 में एथनोग्राफिक एंड फोक कल्चर सोसाइटी का फाउंडेशन किया था। वहाँ पर उन्होंने इस सोसाइटी का स्टार्टिंग किया था, जो बाद में 1947 से एक जर्नल निकालता है जिसका नाम था द ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये भी बहुत एक पॉपुलर जर्नल था। इस वजह से डी.एन. मजूमदार का जो कंट्रीब्यूशन है एंथ्रोपोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंट भी है। इन्होंने बहुत सारे ट्राइब के ऊपर फील्ड वर्क किया था, लेकिन इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड वर्क है वो है हो ट्राइब के ऊपर। हो ट्राइब एक कोल्हान का एक ट्राइब है जो बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं, यानी कि बिहार से ये ट्राइब बिलोंग करता है। अब देखते हैं डी.एन. मजूमदार के इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में। उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी थी, साथ ही साथ बहुत सारे और भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स के साथ में भी मिलकर बहुत सारे बुक को उन्होंने लिखा था। इनका जो पहला बुक है वो है ए ट्राइब इन ट्रांजिशन, ए स्टडी इन कल्चर पैटर्न। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। फिर जो इनका इम्पॉर्टेंट बुक है वो है द अफेयर्स ऑफ ए ट्राइब, द फॉर्चून्स ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स, रेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, द मैट्रिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कास्ट एंड कम्युनिकेशंस इन एन इंडियन विलेज, हिमालयन पोलिएंड्री। ये सारे बुक्स उनके बहुत ही पॉपुलर है। अब इस बुक के नाम से आप लोगों को ये पता लग चुका होगा कि डी.एन. मजूमदार का जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो है कल्चर
ट्राइब और विलेज स्टडीज की प्रति। यानी कि ये 3 वर्ड उनके वर्क में बहुत ज़्यादा हम यूज्ड होते हुए देखते हैं, खासकर ट्राइब और कल्चर में इनका बहुत ज़्यादा काम था। इन्होंने इनका जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इन्होंने डीएन मजूमदार ने टीएन मदन के साथ मिलकर ये बुक लिखा था और ये बहुत ही पॉपुलर एंथ्रोपोलॉजिकल बुक है। अब देखते हैं मेथोडोलॉजी के बारे में। इन्होंने कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करके अपनी स्टडीज को कंडक्ट किया था। इनका जो मेथोडोलॉजी है वो बाकी सारे स्कॉलर्स से थोड़े अलग है। बाकी जो जिन्होंने भी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी किया था उनसे पहले, उनसे थोड़ा हटकर है डीएन मजूमदार। डीएन मजूमदार ने अपना जो वर्क्स है वहाँ पर उन्होंने स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ किया था। यानी कि उन्होंने स्टेटिस्टिक्स को यूज़ किया था, अलग अलग डाटा को एनालाइज किया था और उसको स्टेटिस्टिक्स यूज़ करके उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। यहाँ पर उनका जो मेन जो सिस्टम है डाटा को एनालाइज करने के लिए वो है एंथ्रोपोमेट्रिक एंड सेरियोलॉजिकल डाटा। यानी कि उन्होंने सोसाइटी से एंथ्रोपोमेट्रिक और सेरियोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट किया था, फिर स्टेटिस्टिकल टेक्निक को यूज़ करके उन्होंने इसको एनालाइज किया था। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा एंथ्रोपोमेट्रिक और सेरियोलॉजिकल डाटा क्या है। एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा ये एक ऐसा डाटा है जहाँ पर हम लोगों की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, ह्यूमन बॉडी को मेजर करते हैं, उनका हाइट, लेंथ, ब्रेथ, वेट, ये सारी चीज़ों को देखकर हम उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को एनालाइज करते हैं। इसको कहा जाता है एंथ्रोपोमेट्री। और जो सेरोलॉजिकल डाटा है, सेरोलॉजिकल डाटा में हम बेसिकली ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट के द्वारा क्या सिमिलरिटीज़ है अलग अलग ब्लड ग्रुप्स में, लोगों में, उनके कास्ट सिस्टम में, ट्राइब्स में, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी थी। एक ट्राइब में किस तरीके का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में किस तरीके का सिमिलरिटीज़ है, ये सारे चीज़ें उन्होंने स्टडी की थी। अब ये जो उनका टोटल वे ऑफ मेथोडोलॉजी है इसको कहा जाता है बायोमेट्रिक मेथड। बायोमेट्रिक मेथड यानी कि लोगों के बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, साथ ही साथ ब्लड टेस्ट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको मिलाकर हम इस मेथड को बायोमेट्रिक मेथड कहते हैं। इस वजह से अगर एग्जाम में आए कि बायोमेट्रिक मेथड का यूज़ कौन से थिंकर करते हैं या फिर कौन सा एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं, तो हमारा आंसर होगा डीएन मजूमदार। डीएन मजूमदार ने इसी एंथ्रोपोलॉजिकल और सेरियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा बहुत सारे अलग अलग जगहों पर उन्होंने स्टडी कंडक्ट किया था। अब यहाँ पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने स्टडी किया था तो उन्होंने रैंडमली सैंपल कलेक्ट किए थे 3000 लोगों से। 3000 पर्सन को उन्होंने मेजर किया था। ये एंथ्रोपोलॉजिकल और सेरियोलॉजिकल सर्वे के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने 3000 पर्सन को स्टडी किया था। और ये जो 3000 पर्सन थे वो 21 कास्ट और ट्राइब से बिलोंग करते थे। यानी कि 21 ट्राइब और कास्ट के लोगों को उन्होंने स्टडी किया था, उनके ब्लड ग्रुप का टेस्ट किया था, टेस्ट करके उनका फिजिकल मेजरमेंट देख के उन्होंने एनालाइज की थी। इस वजह से उनका जो स्टडी है ये बहुत ही यूनिक तरीके का स्टडी है जहां पर वो बायोमेट्रिक मेथड का यूज करते हैं। डीएन मजूमदार सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल और गुजरात में भी एंथ्रोपोमेट्रिक और सेरियोलॉजिकल सर्विस कंडक्ट की थी। वहाँ पर उन्होंने लोगों के बीच में सिमिलरिटीज़ को एसेस किया था, उनका डिफरेंस किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें उन्होंने एसेस की थी। उन्होंने यहाँ पर इसी तरीके का डाटा को स्टडी करते हुए उन्होंने हो ट्राइब को भी स्टडी किया था, साथ ही साथ गोंड ट्राइब को भी उन्होंने स्टडी की थी। यहाँ पर ये सारे चीज़ें देखकर उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में हमें बहुत सारे अलग अलग क्लस्टर्स देखने को मिलता है, यानी कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इनके बीच में क्लोज रेंज ऑफ बायोमेट्रिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, यानी कि उनके बीच में सिमिलरिटीज़ हमें देखने को मिलते हैं। एक कास्ट के ग्रुप के बीच में जो सिमिलरिटीज़ है वो देखने को मिलते हैं, सेम ट्राइब्स के बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ देखने को मिलते हैं। इस वजह से उन्होंने ये सारे एनालिसिस करते हुए बायोमेट्रिक मेथड के द्वारा समझाते हुए उन्होंने
डाटा का यूज़ किया था, स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करके उन्होंने कास्ट और ट्राइब के बीच में जो रिलेशन है, एक कास्ट के सिमिलर लोगों के बीच में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका ब्लड में क्या सिमिलरिटीज़ है, ये सारी चीज़ें उन्होंने एनालाइज की थी। यहाँ पर मजूमदार जो है वो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में ब्लड ग्रुप टेस्टिंग के द्वारा स्टडी करने वाले पहले इंसान थे। यानी कि उन्होंने ब्लड ग्रुप को यूज़ करके इंडिया में एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ कंडक्ट की थी। उनको हम विलेज स्टडीज़ का पियोनियर भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार इन डेप्थ जाकर लोगों को कंपेयर करते हुए विलेज स्टडीज़ को कंडक्ट किया था। एक ही विलेज को, टोटल विलेज को एक साथ स्टडी किया था। इससे पहले जो भी लोग स्टडी कर रहे थे वो लोग होता तो सिर्फ कास्ट को स्टडी करते थे या फिर ट्राइब को, लेकिन पहली बार डीएन मजूमदार ने विलेज को एक साथ, वहाँ पर ट्राइब, कास्ट, ये सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की थी। अब देखते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में डीएन मजूमदार ने क्या कहा है। हमने अभी तक जो भी समझा है वहाँ पर हम देखते हैं कि डीएन मजूमदार कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लोगों के बिहेवियर के ऊपर, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके का है, ब्लड ग्रुप में किस तरीके का सिमिलरिटीज़ है, ये सारी चीज़ें वो एनालाइज करते हैं। अब ये जो अप्रोच है इसमें वो एक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह अपने आप को ट्रीट करते हैं। वो कहते हैं कि वो एक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जहां पर वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह सोसाइटी को देखते हैं, ना कि सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह। यहाँ पर उनका कहना है कि जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है वो एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंडर में एक सब डिसिप्लिन है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। यानी कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा है, ये कहते हैं डीएन मजूमदार। अब कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है? कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जहां पर हम अलग अलग ग्रुप्स की, कम्युनिटीज की कल्चर को समझते हैं, उसको कहा जाता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में उनके सोसाइटी को जब पढ़ा जाता है, उनका सोसाइटी में जो सिमिलरिटीज है उसको जब पढ़ा जाता है, तब उसको कहा जाता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इस वजह से जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है वो एक बड़ा टर्म है, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का एक सब डिसिप्लिन है, ये कहते हैं डीएन मजूमदार। डीएन मजूमदार कल्चर को स्टडी करने के लिए एक फंक्शनलिस्ट की तरह सोचते हैं, और उन्होंने फंक्शनलिज्म का मेथड का ही यूज़ किया था कि सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, वहाँ पर लोगों के ह्यूमन बिहेवियर, ये सारे चीज़ों को वो इंटरप्रेट करते हैं और स्टेटिस्टिकल डाटा का यूज़ करते हैं। इस वजह से जो डीएन मजूमदार का स्टडी है वो कल्चर के ऊपर है, वो प्रॉब्लम के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। यहाँ पर डीएन मजूमदार का मेन फोकस है कल्चर, और ऑपोजिट में जब हम वेरियर एल्विन की बात करते हैं, वेरियर एल्विन फोकस करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर, लेकिन डीएन मजूमदार फोकस करते हैं कल्चर के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर उनका इतना ज़्यादा फोकस नहीं है। कल्चरल स्टडीज़ में डीएन मजूमदार इन्फ्लुएंस्ड थे रूथ बेनेडिक्ट से। रूथ बेनेडिक्ट से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। साथ ही साथ उन्होंने मेलिनोस्की से भी मेलिनोस्की का लेक्चर भी अटेंड किया था, इस वजह से उनसे भी वो इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने कल्चर के ऊपर स्टडी किया था। उन्होंने देखा था कि जो सोसाइटी है, अलग अलग सोसाइटीज़ है, कम्युनिटीज़ है, वहाँ पर अलग तरीके का कल्चर देखने को मिलता है। अब हर जगह के कल्चर में कुछ स्ट्रेंस देखने को मिलते हैं, लोगों के बीच में, उनके कल्चर के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस होते हैं, और ये सारे डिस्टर्बेंस को मेंटेन करता है कल्चरल बेस। इसी कल्चरल बेस को डीएन मजूमदार ने 4 हिस्सों में बांटा था। यानी कि कोई भी एक सोसाइटी अगर होगा तो उसके जो कल्चर है उसका 4 मेन बेसिस होंगे: मैन, एरिया, रिसोर्सेस एंड कोऑपरेशन। यानी कि मेन बेस होता है कल्चर का, पहला है मैन, इंसान। किसी भी कल्चर का जो भी लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उनका एरिया, वो कौन सी जगह पर रह रहे हैं, उनका बाउंड्री क्या है, कौन सी जियोग्राफिकल एरिया से वो बिलोंग करते हैं, वो उनका कल्चर का बेस बनता है। फिर उनके पास क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, उनके पास कौन सी वो चीज़ें हैं
जिसके वजह से उनका कल्चर अफेक्टेड होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ उनका कोऑपरेशन का पैटर्न, वो किस तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, ये 4 चीज़ें हैं कल्चर का मेन बेस। ये कहते हैं डीएन मजूमदार। डीएन मजूमदार ने कल्चर को स्टडी करते हुए देखा है कि ये जो कल्चर है, कल्चर के बीच में हमें क्लैशेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लोगों के बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उनके बीच में, कल्चर के बीच में स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है। ये सारे चीज़ों के वजह से सोशल ग्रुपिंग्स हमें देखने को मिलते हैं आजकल के सोसाइटी में। यानी कि यहाँ पर पहले एक बड़ा सोसाइटी था, बड़ा कल्चर था, उनके बीच में जब स्ट्रेन बढ़ने लगी तो लोग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं। ये कहते हैं डीएन मजूमदार। इसी तरीके से हमारे सोसाइटी में कास्ट का भी स्टार्टिंग होता है, अलग अलग ट्राइब्स भी हम इसी तरीके से ही देखते हैं। अब देखते हैं स्टडी ऑफ ट्राइबल कल्चर के बारे में। डीएन मजूमदार ने ट्राइबल कम्युनिटीज को स्टडी किया था। उनका जो पीएचडी का थीसिस ही था वो था हो ट्राइब के ऊपर। उनका मेजर जो फील्ड वर्क है वो है हो ट्राइब के ऊपर, जहां पर उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से एक्सटर्नल प्रेशर के वजह से हो ट्राइब अफेक्टेड हो रहा है। यहाँ पर बाहर से लोगों का इम्पैक्ट के वजह से, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके इम्पैक्ट के वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनमें किस तरीके का बदलाव आ रहा है, ये उन्होंने स्टडी की थी। यहाँ पर उन्होंने हो कल्चर को स्टडी किया था, उनका कल्चरल कॉन्टैक्ट किस तरीके से है, और साथ ही साथ उनका एकल्चरलेशन का प्रोसेस, यानी कि वो बाकी दूसरे कल्चर के साथ किस तरीके से मिक्सअप हो रहे हैं, उनसे क्या चीज़ें अपने कल्चर में इंक्लूड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर डीएन मजूमदार ने फोकस किया था। वहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टडी करते हुए उन्होंने देखा था कि जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जो भी पुराने ज़माने का प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जिनका सोसाइटी बहुत ही सिंपल सोसाइटी है, वो आजकल धीरे धीरे बदल रहा है। जो आज का मॉडर्न सिविलाइजेशन है, मॉडर्न कल्चर्स है, उनके साथ इम्पैक्ट में आकर उनका जो कल्चर है वो भी बदल रहा है। यहाँ पर डीएन मजूमदार ट्राइबल रिजर्व एरिया को सपोर्ट नहीं करते थे। अब ये ट्राइबल रिजर्व एरिया क्या है, हमने पहले भी बहुत सारे क्लासेस की है जहाँ पर हमने जीएस घुरे और वेरियर एल्विन को स्टडी किया है। वेरियर एल्विन एक ऐसे स्कॉलर है जिन्होंने ट्राइब को स्टडी किया था। उन्होंने कहा था कि ट्राइबल को एक अलग रिजर्व्ड एरिया प्रोवाइड करना चाहिए जहां पर उनका एक यूनिक कल्चर को हम सेव करके रखें। इस तरीके का जो चीज़ है जहां पर हम ट्राइबल्स को अलग रखेंगे, इसको कहा जाता है ट्राइबल रिजर्व एरिया। यानी कि हम ट्राइबल्स को एक अलग जगह दे देंगे, उनको बाकी लोगों के साथ मिक्स अप करने नहीं देंगे। यहाँ पर जो वेरियर एल्विन का कॉन्सेप्ट था वो था आइसोलेशन का, जहाँ पर वो ट्राइब को आइसोलेशन में रखना चाहते थे। और ऑपोजिट में जो जीएस घुरे थे वो चाहते थे कि जो ट्राइब्स है उनको हिंदू सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट कर देने के लिए इनका जो अप्रोच था वो था एसिमिलियनिस्ट का। इस वजह से ये दो अप्रोच है, इनके बीच में जो अप्रोच है वो अप्रोच है डीएन मजूमदार का। डीएन मजूमदार ट्राइबल रिजर्व एरिया को सपोर्ट नहीं करते थे। उनका कहना था कि जो ट्राइब्स है उनको हमारे हिंदू सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन होगा ये एक अलग तरीके का इंटीग्रेशन होगा। इस इंटीग्रेशन का नाम उन्होंने दिया था क्रिएटिव और जेनरेटिव एडॉप्शन। ये जो नाम है ये ज़रूर याद रखिएगा। इनका जो ट्राइबल्स को लेकर, ट्राइबल कम्युनिटी को इंडियन सोसाइटी में जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, इसको वो कहते हैं क्रिएटिव और जेनरेटिव एडाप्टेशन। यहाँ पर जो ट्राइब्स है उनको तो सोसाइटी में इंटीग्रेट किया जाएगा, बाकी जो इंडियन सोसाइटी है उनके साथ मिक्सअप कर दिया जाएगा, लेकिन उनका जो डिस्टिंक्ट कल्चर है उसको अलग रखा जाएगा। यहाँ पर जो भी डोमिनेंट ग्रुप हो गए उस सोसाइटी के, जिनके साथ ये मिक्सअप हो रहे हैं, उनको इस बैकवर्ड कम्युनिटी को रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है, इनके कल्चर को रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तभी ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम कहेंगे क्रिएटिव और जेनरेटिव एडाप्टेशन। डीएन मजूमदार ने एक बुक लिखी थी, ए ट्राइब इन ट्रांजिशन, ए स्टडी इन कल्चरल पैटर्न, जो उनका फर्स्ट बुक भी था। यहाँ पर उन्होंने साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया था कि किस तरीके से मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है इसके इम्पैक्ट हम हमारे ट्राइबल
कम्युनिटीज पे आजकल देख रहे हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज किस तरीके से मॉडर्न सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आकर बदल रही है। डीएन मजूमदार फर्स्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी का कल्चर किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है इसके बारे में स्टडी की थी। उन्होंने दिखाया था कि जो नॉन ट्राइबल कल्चर है वो आजकल ट्राइबल कल्चर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्राइबल कल्चर आजकल नॉन ट्राइबल कल्चर से ले रहा है। उन्होंने अपनी बुक द फॉर्चून्स ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब में इस चीज़ को दर्शाया था। उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से ट्राइबल लाइफ आजकल इन्फ्लुएंस्ड हो रही है नॉन ट्राइबल कल्चर के द्वारा। डीएन मजूमदार ने बहुत सारे ट्राइब के ऊपर एथनोग्राफिक स्टडीज की थी, जैसे हो, खासा, कोरवा, थारू, गोंड, भील, ये सारे ट्राइब्स के ऊपर उन्होंने स्टडी की थी। साथ ही साथ उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स ऑफ यूपी, जिनको उस टाइम पर क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था यूपी के, वहाँ पर भी उन्होंने स्टडी की थी। ये सारे जो स्टडीज़ है उन्होंने वहाँ पर एथनोग्राफिक मेथड के द्वारा स्टडी की थी। वहाँ पर लोगों के बीच में जाकर रहकर, उन ट्राइब्स के बीच में रहकर उन्होंने स्टडी को कंडक्ट किया था। यहाँ पर जो खासा ट्राइब है, खासा ट्राइब के वहाँ पर वो लगभग 5 सालों तक रहकर फील्ड वर्क उन्होंने कंडक्ट की थी। इस वजह से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि उन्होंने कितना ज़्यादा टाइम ट्राइब्स के साथ बिताया था, उन्होंने कितना ज़्यादा टाइम फील्ड वर्क में बिताया था। उन्होंने फील्ड वर्क के ज़रिए इकोनॉमिक्स, किनशिप, मैरिज, रिलीजियन, ये सारे चीज़ों को समझा था। उन्होंने कल्चर के अलग अलग एस्पेक्ट को समझने की कोशिश की थी। अब देखते हैं रूरल स्टडीज के बारे में डीएन मजूमदार क्या कहते हैं। डीएन मजूमदार विलेज स्टडीज को कंडक्ट करते हैं। उनका जो काम है, इनके साथ इनके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होकर बाद में बहुत सारे स्कॉलर से थिंकर है जिन्होंने बाद में रूरल स्टडीज़ को कंडक्ट किया था। यहाँ पर उन्होंने अपनी बुक कास्ट एंड कम्युनिकेशंस इन एन इंडियन विलेज में एंथ्रोपोलॉजिकल विलेज स्टडी किया था। वहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से कास्ट और कम्युनिटीज़ इंडियन विलेजेस में एक साथ रह रही है और उनको हम किस तरीके से बदल सकते हैं। डीएन मजूमदार का कहना है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट है ये सोसाइटी को बदलने का काम कर सकती है। ये सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है, खासकर जो बैकवर्ड क्लासेस है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं विलेज लेवल पे, वो किस तरीके से काम कर रही है, उनका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर किस तरीके का है, ये सारे चीज़ें एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट स्टडी कर सकते हैं। और ये जो डाटा है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं कि काम अच्छा चल रहा है कि गलत चल रहा है, कौन सा चीज़ उन लोगों के लिए सही है, वो भी उनका सजेशन भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट दे सकते हैं। इस वजह से रूरल स्टडीज़ में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट है इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और उनके डेवलपमेंट के लिए एंथ्रोपोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहेंगे वो गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को सुइटेबल स्ट्रेटजीज के बारे में बताएंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करने से ट्राइब और बैकवर्ड क्लास की अपलिफ्टमेंट हो सकती है, उनका जो परिस्थिति है, जो उनको परिस्थिति में सुधार आ सकता है, उनको प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोलॉजिस्ट बता सकते हैं। इस तरीके से रूरल स्टडीज़ में एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में डीएन मजूमदार ने बात कही थी। तो आज का ये जो क्लास है यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। डीएन मजूमदार के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर कराया है। अगर फिर भी आपको ये सारी चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही है तो क्लास को वापस से रिपीट करके देखना, क्योंकि चीज़ें सिंपल है। उन्होंने सिर्फ 3 चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, एक है कल्चर, फिर ट्राइब और विलेज, ये 3 चीज़ों के ऊपर ही उनका फोकस है। और उनका जो मेथडोलॉजी है उसको अगर आप समझ गए तो आपके लिए डीएन मजूमदार का आंसर लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। उनका जो मेथडोलॉजी है जहाँ पर वो लोगों का ब्लड सैंपल को इकट्ठा करते हैं, साथ ही साथ उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी उन्होंने एनालाइज करके स्टेटिस्टिकल मेथड का यूज़ करके उन्होंने
चीज़ों को समझा था और साथ ही साथ एनालाइज किया था, एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क किया था। अब ये सारे चीज़ें अगर आप याद रख लोगे तो आपके लिए डीएम मजूमदार बहुत ही आसान बन जाएंगे। तो आज का ये जो क्लास है अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे पता चलता है कि क्लासेस किस तरीके से हो रही है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।